तो आज का हमारा जो सेशन है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन पे। ठीक है, हमारा मैथ्स का लास्ट टॉपिक है। वो डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, दो अलग अलग नाम है। डेटा डेटा को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको आंकड़े। ठीक है? तो हिंदी मुझे ज़्यादा वैसे भी लिखनी नहीं आती अच्छे से, कोशिश कर रहा हूँ कि लिख जाए। आंकड़े। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन मतलब एनालिसिस करना या विवेचना विवेचन करना, जिसको हिंदी में कहते हैं, जो मुझे बहुत अच्छी हिंदी नहीं आती है। ठीक है, एनालिसिस करना। ठीक है, वर्ड मैंने गूगल पे देखा था। ठीक है? या सिंपल वर्ड में अगर कहें तो एनालिसिस। ठीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आपको डेटा या आंकड़े, जिसको कहते हैं आंकड़े, आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, और उस आंकड़े का की एनालिसिस करके, ठीक है, इसकी एनालिसिस करके, ठीक है, हम किसी कंक्लूजन, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। और गलत लिखा हो तो बता देना भाई। निष्कर्ष या जिसको कहते हैं कंक्लूजन। ठीक है, ठीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब आपको सीधी सीधी भाषा में है, आपको डेटा दिया रहेगा, आपको आंकड़े दिए रहेंगे, उस आंकड़े को इंटरप्रेट करके, ठीक है, उस डेटा की एनालिसिस करके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। उसी को कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, एकदम सरल भाषा में। ठीक है, उसकी अगर थ्योरी पे नहीं जाना है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको सवाल दिए जाएंगे और आपको सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, या ऐसे भी कहा जाता है कि डेटा को स्टडी करने के बाद दिए गए सवालों के या जो सवाल चल रहे हैं मन में, उन सवालों के जवाब देना। ठीक है, एक सीधी सी भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, कि जैसे मान लो आप ही लोगों का ट्रेड है। ठीक है, डीएम है और आपका एफडीटी सीएसए सारे ट्रेड है। तो करीब 100 सवा 100 के आसपास बच्चे हैं। ठीक है, मैं अप्रॉक्स मान लेता हूँ 120। ठीक है, मैंने मान लिया तीनों ट्रेड मिला के 120 स्टूडेंट्स हैं। तो मुझसे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, कॉलेज में जो सीनियर है मेरे, उन्होंने कहा कि भाई आप इनमें से देखिए कि सब बच्चे तो अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे, कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे, कुछ थोड़े से बिलो एवरेज होंगे। ठीक है, जो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे होंगे। तो हमसे बोला गया कि आप पता लगाइए कि कौन कौन से वो बच्चे हैं, ठीक है, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी वजह देखिए और उस पर काम करिए कि कैसे उनको बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ट्रेड डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं डीएम का अलग ले लूंगा, मैं एफडीटी अलग बना दूंगा। ठीक है, और सीएसए अलग कर दूंगा। ठीक है, ये तीन ट्रेड ले लूंगा। इसमें मैं सारे बच्चों के नाम, जो डीएम के बच्चे हैं उनके नाम लिख दूंगा। ठीक है, उनका। ठीक है, उसके बाद सीएसए में, अरे सॉरी, एफडीटी में एफडीटी के बच्चों के नाम लिख दूंगा, और सीएसए में सीएसए के बच्चों के नाम लिख दिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रिमार्क्स देने शुरू किए। जैसे पहला बच्चा है, ठीक है, उसको मैंने गुड, ठीक है, उसके आगे मैंने जी लिख दिया। ठीक है, एक बच्चा था वो एवरेज था। ठीक है, उसके आगे मैंने ए लिखा। उसके बाद एक बच्चा मान लो बिलो एवरेज था। ठीक है, तो उसके आगे मैंने बी ए लिख दिया, बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं, बिलो एवरेज। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने रेटिंग देना शुरू किया कि कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा खराब है। खराब नहीं, सॉरी, खराब नहीं, मतलब थोड़ा सा बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहा है। ऐसे मैंने इसको रिमार्क्स देना शुरू किया। ठीक है, इसी तरह एफडीटी में भी मैंने डिवाइड किया।
ठीक है, कौन सा बच्चा गुड है, कौन सा बच्चा एवरेज है, ठीक है, कौन सा बच्चा बिलो एवरेज है। ठीक है, ऐसे ही मैंने सीएसए में भी कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास अब ये क्या है, ये जो मैंने बनाया है, ये बच्चों के नाम अलग अलग ट्रेड में जब मैंने बनाने शुरू किए तो ये मैंने क्या किया, एक मेरे पास डेटा ही तो तैयार हो गया, डेटा ही तो कलेक्ट हो गया। अब इसमें मैंने एनालाइज करना शुरू किया, फिर मैं छाटूंगा इसमें बिलो एवरेज कौन कौन से है। ठीक है, बिलो एवरेज यहाँ से पकड़ूंगा, डीएम से बिलो एवरेज उठाऊंगा, एफडीटी से मैं उठा लूंगा बिलो एवरेज, और सीएसए से भी बिलो एवरेज उठा लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग से चार्ट बना लूंगा या टेबल बना लूंगा बिलो एवरेज की। यहाँ पे मैंने डीएम के बच्चों के नाम भी कॉमन में कर लिए, एफडीटी के नाम भी लिख लिए, और सीएसए के बच्चों के भी नाम लिख लिए। ठीक है, फिर मैंने सोचा यार जो एवरेज है उन पे भी तो थोड़ा होमवर्क किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने एवरेज वाले बच्चों को भी ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एवरेज वाले बच्चों के नाम लिख लिए कि भाई थोड़ा कम ही सही लेकिन थोड़ा ध्यान इन पे भी और देना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने डेटा, ये क्या है, डेटा ही तो तैयार हुआ कि पहले मैंने अलग अलग ट्रेड में तीनों को डिवाइड कर दिया, सब बच्चों के नाम लिख दिए, उसके बाद सब में ग्रेडिंग कर दी, कौन सा बच्चा गुड है, कौन सा एवरेज है, कौन सा बिलो एवरेज है। फिर मैंने यहाँ पे एक अलग से बना लिया कि भाई यहाँ पे बिलो एवरेज और एवरेज बच्चों के नाम मैंने लिख दिए। अब मुझे, मैंने क्या किया, मैंने फिल्टर करके यहाँ तक ले आया डेटा, और उसके बाद मैंने एनालाइज किया कि ये बच्चे हैं जहाँ पे थोड़ा मुझे ज्यादा एफर्ट करना चाहिए कि बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक है, फिर मैंने डेटा दिया कि सर ऐसा ऐसा है या मैम ऐसा ऐसा है। ठीक है, इस पर मैं इस तरीके से काम करूंगा। मैंने क्या किया, ये मेरे पास 120 बच्चों का डेटा था, उस डेटा को मैंने एनालाइज किया, उसमें से मैंने गुड एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे डिवाइड करके और एक डेटा बनाया, उसकी स्टडी किया, फिर उस पर काम किया, एक कंक्लूजन पे पहुंचे, एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि इन बच्चों पे मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली बट एक एग्जांपल है कि डेटा को हम कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, और ज्यादा एनालाइज करना है, बिलो एवरेज में देखेंगे किसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। मान लो कोई 40 ला रहा है, ठीक है, कोई 33 ला रहा है। ठीक है, अब इसमें और एनालाइज कर सकते हैं कि भाई 33 वाला ज्यादा गड़बड़ मामला है, तो इसमें यहाँ पे हम और ध्यान दें। ठीक है, मार्क्स जब इंक्लूड कर लेंगे तो और एग्जैक्ट डेटा मुझे मिलने लगेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो डीआई होता क्या है, करना क्या है, थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया लग गया हो तो चैट बॉक्स में बता दो, तो आगे चलें। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। तो अब बात करें कि डेटा इंटरप्रेट किया तो जाना है, ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि डेटा कैसे इंटर, मतलब डेटा क्या होता है, कैसे देखते हैं। ठीक है, मोटा मोटा हमने देख लिया। अब बात आती है डेटा किस तरीके से हमारे सामने आता है। ठीक है, तो डेटा हमारे सामने कई तरीकों से आता है, जो आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में है टैबुलर फॉर्म या टेबल फॉर्म में आपको डीआई मिलेगी। ठीक है, आपको टेबल फॉर्म में डीआई मिल जाएगी, आपको बार ग्राफ की डीआई मिलेगी। चार आपको पढ़नी है, बार ग्राफ। इनफैक्ट मैं एक दो और करवा दूंगा, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा डायग्राम्स है उसमें मैं ज्यादा एफर्ट नहीं डालूंगा, क्योंकि बिना वजह एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, समय का भी ध्यान रखना है। बाद में अगर समय बचेगा तो मैं और करवा दूंगा। टैबुलर मिलेगा, बाइक आपको बार ग्राफ मिल जाएगा, आपको पाई चार्ट पढ़ना है। ठीक है, आपको पाई चार्ट पढ़ना है, और आपको लाइन ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, आपको ये चार पढ़ने हैं। क्लियर है, आपको ये चार पढ़ने हैं। बाकी डेटा कई तरीके से होता है, रडार डीआई होती है, आपका फनल बेस फनल शेप डीआई होती है, कई तरीके की डीआई आती है, केसलेट डीआई होती है, मिसिंग डेटा डीआई होती है, 8-9 तरीके की होती है, लेकिन हमको मेनली चार पढ़नी है। ठीक है, अब दिखती कैसे हैं जरा ये भी देख लो। ये रहा कि दिखती कैसे है। ठीक है, ये आपकी कहलाती है बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ, इसमें जो डेटा होता है सर रेक्टेंगुलर बार्स के शेप में होता है। ठीक है, ये आपका कहलाता है लाइन ग्राफ। ठीक है, ये आपका लाइन ग्राफ है, ये आपका टेबल फॉर्म है। ठीक है, टेबल फॉर्म की डीआई ऐसी दिखती है, ऐसे आपके टेबल्स रहेंगे।
ठीक है, उस टेबल में डेटा दिया रहेगा। सबसे पहली डीआई हमको यही पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपकी पाई चार्ट होती है, ठीक है। चौथी वाली आपकी ये पाई चार्ट है। हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे 1 नंबर पे, दूसरा नंबर पे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तीसरा नंबर पे हम इसको पढ़ेंगे और चौथे नंबर पे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है मैं 3 और 4 आपस में बदल दूं, पहले मैं लाइन पढ़ा दूं, वो डिपेंड करेगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किसी ऑर्डर में पढ़ना है, किसी भी ऑर्डर में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दिखती कैसी है ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये डीआई कैसे दिखती है, ये पांचवी आपकी है, ये जो है ये आपकी रडार डीआई है, ठीक है। इसको बोलते हैं रडार डीआई। क्लियर है? जब सब पढ़ लेंगे तो इसके दर्शन भी आप लोगों को करवा देंगे, ठीक है। और एक बार डेटा उठाना आ जाएगा तो आपको क्लियर रहेगा, और कैसा भी शेप आ जाए, ठीक है, डेटा उठाना आता होगा तो आप डीआई बना ले जाओगे, ठीक है। ये आपको समय के साथ चीजें क्लियर होती जाएंगी। एक बच्चा ज्वाइन कर ले तो आगे चले। अच्छा, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? अभी वैसे कोई ऐसी बात हुई नहीं है, सिर्फ आपको दिखाया है कैसी डीआई दिखती है। चले आगे, जल्दी से बता दो, तब तक होपफुली ये बच्चा ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसको ज्वाइन करने में बहुत टाइम लग रहा है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो तब तक, नहीं तो मैं क्वेश्चन दिखा दूँ। ठीक है, चलो तो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेबुलर डीआई, टेबल बेस्ड डीआई, ठीक है। देखिए, ये आपकी डीआई है, क्या है? टेबल फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, ठीक है। तो करना क्या है, डीआई कैसे पढ़ी जाती है? सबसे जरूरी काम जो बच्चे स्किप कर देते हैं, ये जो टैब टेबल है या पाई चार्ट है, इसके ऊपर ये जो जानकारी दी हुई होती है ना, बच्चे नहीं पढ़ते, ठीक है। स्टार्टिंग में जब बच्चों को थोड़ा सा समझा दिया जाता है ना, तो बच्चे समझ जाते हैं, तो पढ़ने लगते हैं। ये जानकारी बहुत ही जरूरी होती है, कि ये जानकारी हमेशा हमेशा पढ़ा करिए। आपको इस तरीके से डेटा दे दिया जाएगा, उसके बाद इस डेटा पे बेस्ड आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है। अब जानकारी क्या कह रही है ये पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। Number of marks obtained by 5 students in 5 subjects in an examination, ठीक है। टोटल मार्क्स इन ऑल द 5 subjects इन ईच आर 200, मतलब जितने भी ये 5 बच्चे हैं ABCDE, ठीक है, ABCDE, ठीक है, इनको 5 अलग अलग सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, इनमें पांचों सब्जेक्ट में इनको नंबर मिले हैं। और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं उन्होंने बता दिया है, कि मैक्सिमम मार्क्स पांचों सब्जेक्ट में 200 है। 200 में से इन लोगों को इतने नंबर मिले हैं, ठीक है। एक परीक्षा में 5 विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या, प्रत्येक में सभी 5 विषयों में कुल अंक 200 है, मतलब 200 में इनको इतने इतने नंबर मिले, ठीक है। एक रफली, सबसे पहले ये लाइन तो हमने जरूरी से पढ़ ली, ये वाली, ठीक है, ये, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद एक सरसरी निगाह से या रफली हम ये फिगर देख लेते हैं, टेबल हो चाहे पाई हो, ठीक। इसको हम देख लेते हैं कि ए को रफली देख लिया, 115, 180 कुछ इस फॉर्म में नंबर मिले हैं, ABCD देख लिया। जल्दी से देखना होता है, ठीक है, 10 सेकेंड 5 सेकेंड, इससे ज्यादा समय नहीं देना, ठीक है, कि आप एक एक को एनालाइज कर रहे हो। देख लिया बस, ठीक है, पर्याप्त है। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हम डेटा उठाते हैं और फिर उसको रख के सॉल्व करते हैं, डेटा को उठा के उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिखा देते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, ठीक है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है और ये आपका 5 है, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से हम डेटा को उठाएंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल आपसे कह रहा है द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री टुगेदर
was approximately what percentage of marks obtained by E in English? अंग्रेजी और इतिहास दोनों में मिलाकर बी के द्वारा प्राप्त कुल अंक, ठीक है, अंग्रेजी में ई द्वारा प्राप्त अंक के कितने, लगभग कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो जरा सा पहले हम डेटा देख ले पीछे। बी को हमें देखना है, बी का देखना है किसमें, इंग्लिश और हिस्ट्री में। बी का देखेंगे इंग्लिश, ठीक है। अभी समय लग रहा है, जब थोड़ा सा आप लोग का हाथ सेट हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो बी को इंग्लिश में मिले 170, हिस्ट्री में मिले 150, ठीक है। तो बी का हम जोड़ ले इंग्लिश और हिस्ट्री में, तो 170 150 मतलब बी के हो गए 320, बी को मिल गए 320, ठीक है। हाँ 320, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। और सी किसको पूछा था, ई को इंग्लिश में ना, हाँ ई को अंग्रेजी में, ई को अंग्रेजी में मिले हैं 163 नंबर, ई को 163 ही मिले हैं। जरा हम इसको बार को साइड कर दें, हाँ 163, ठीक है। तो बी को मिले 320 और ई को मिले 163, मतलब पूछ रहा है कि बी को, बच्चे बहुत देर से आते हैं भाई, बहुत डिस्टर्ब होता है। तो कह रहा है बी को इंग्लिश और हिस्ट्री में मिला के कितना मिले थे, 320, ठीक है। और ये 320 नंबर किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, अंग्रेजी में ई द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है। मैंने हमेशा परसेंटेज में पढ़ाई है एक चीज कि जब भी जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछता है वो परसेंटेज में हमेशा क्या होता है, वो हमेशा परसेंटेज में नीचे आता है, डिनोमिनेटर में। ये चीज मैंने बताई है, होपफुली आपको याद होगी, नहीं याद है तो फिर से बता रहा हूं, दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है या जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा, चाहे परसेंटेज में पूछे, चाहे प्रॉफिट लॉस में पूछे, चाहे कहीं भी पूछे, चाहे आपसे डीआई में पूछे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वो हमेशा नीचे आएगा, और जिसके बारे में पूछेगा वो हमेशा ऊपर आएगा। तो 320 नंबर पूछे हैं किसके रिस्पेक्ट में, 163 के रिस्पेक्ट में, और परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 से मैं गुणा कर दूंगा। पूछा ना व्हाट परसेंटेज, ठीक है, कर लिया। अब इसको जरा सॉल्व कर लो फटाफट। ये आपका आ जाएगा 320 है तो आपका आ जाएगा 32,000, ठीक है। मैं 100 से सीधा गुणा कर दे रहा हूँ, 32,000 बटे 163, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो जरा जल्दी से। 163 एकम 163, ठीक है। 320 में से 163 घटाओगे तो 63, 47, 37 और 20 57, 157 बचा, 157, ठीक है। और फिर एक जीरो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक जीरो उठा लेंगे ना ये वाला, ठीक, 1570 आ गया, मतलब 163 1630, और ये जाएगा 9 बार में, 9 बार में जाएगा तो 67 और 4 1 1467, मतलब 9 बार में गया 1467, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना बचेगा, इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। 1470, 103 बचा, ठीक है, 103 और एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है, 103 और एक जीरो और आ जाएगा तो 163, 16 815, और ये चला जाएगा 6 बार में, लगभग 196%, अप्रोक्सीमेटली 196%। पॉइंट में आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। किसी में सॉल्व किया हो तो आंसर बता दे। फिलहाल बाकी बच्चे ये बताएं कि आपको क्लियर है सवाल या नहीं। तो दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, दूसरा सवाल हमसे कह रहा है कि मार्क्स, कहाँ गया दूसरा सवाल, मार्क्स ऑब्टेन बाय सी इन हिस्ट्री वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इन ज्योग्राफी। इतिहास में सी द्वारा प्राप्त अंक भूगोल में ए द्वारा प्राप्त अंकों का लगभग कितना प्रतिशत है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करें क्योंकि ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, ठीक है। मैं आपको डीआई दिखा देता हूं, ठीक है, डेटा आपके सामने है।
मैं चाहता हूं आप लोग ये सवाल बनाएं, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। देखिए आपसे सवाल में कह रहा है इतिहास में सी द्वारा प्राप्त अंक। मैं चैट बॉक्स साइड में खोल लेता हूँ। ठीक है, ज्योति का आंसर भी आ गया है, बहुत बढ़िया। इतिहास में सी द्वारा प्राप्त अंक भूगोल में ए द्वारा प्राप्त अंकों के लगभग कितना प्रतिशत है। तो एक बात क्लियर है, सी और सी के नंबर ऊपर रहेंगे, ए के नंबर नीचे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है ना। तो सी मतलब हमें सी को मिले हैं इतिहास में 132 और ए को ज्योग्राफी में मिले हैं 90। मतलब पूछ रहा है 132 नंबर 90 का कितना प्रतिशत है। सिंपल से अगर साधारण भाषा में कहें तो 132 नंबर 90 का कितना प्रतिशत है। तो 132 बटा 90 गुणे 100। ठीक है, या अगर जनरल भाषा में बात करें जो मैंने अभी बताया कि जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है, एक रिस्पेक्ट में बात हो रही है ना, उसको हमेशा नीचे रखते हैं। तो इसको काट दो। ठीक है, और 132 मतलब 1320 बटे 9। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 9 एकम 9, 4 बचा 42, 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36 और 4, 1 मिनट, हाँ 4 40। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा। रुको, बच्चे इतना लेट आ रहे हैं, ये सब गड़बड़ हो रहा है। चलो कहाँ पे थे, देखो हम डिवीजन ही भूल गए। 9 एकम 9। ठीक है, 4 बचा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 उतारा इधर से, तो 9 चौक 36, फिर 6 बचा, सॉरी 6 बचा, 0 उतारेंगे तो 9 छंग 54, फिर 6 आता जाएगा, फिर 6 6 आपका आता चला जाएगा। तो 146.66%। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बच्चों ने आंसर दे दिए थे। अब तीसरा सवाल है, हु अमंग देम secured highest total marks in English, history and geography। पांचों में से, इनमें से मतलब पांचों में से किसने अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल में मिलाकर उच्चतम अंक प्राप्त किए या उच्चतम कुल अंक प्राप्त किए। अब आपको टोटल करके देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आसान है। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग इसको बनाइए। ठीक है, ये रहा आपका डेटा। सब्जेक्ट कौन कौन से उसने कहे हैं, अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल, इंग्लिश, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। मतलब इंग्लिश, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर किसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो जैसा कि हमारा सवाल था कि हमें इंग्लिश में देखना था पांचों को कितने मिले, पांच, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन तीनों में मिला के देखना था। तो ए को 325 मिले, बी को 455 मिले, सी का कितना हो रहा था भाई, सी का हो रहा था 134, 234 और 10, 244 और 344 के लमसम। ठीक है, और इसका आपका 408 बन रहा था, इसका 423 बन रहा था। जब पांचों को कंपेयर करोगे तो बी के सबसे ज्यादा अंक है। ठीक है, 455 बी। सी का 347 है। अच्छा, मे भी हो सकता है मैंने जोड़ने में गलती कर दी हो। चलो 347, बट रफली देखने में लग रहा था कि ये 400 नहीं क्रॉस कर रहा है, तो ज्यादा जोड़ते नहीं है। यहाँ पे एक थोड़ा सा बता भी दूं कि जब आपको यहाँ पे 455 मिल रहा है, ठीक है, तो अगर आप रफली यहाँ पे देखो तीनों को, तो ये 400 नहीं क्रॉस कर रहा है। ठीक है, एकदम क्लियर दिख रहा है 400 नहीं क्रॉस कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसको छोड़ दो, इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जब 455 पहुंच गया फिगर, तो बस वही देखो जो 400 क्रॉस कर रहा है, उन फिगर्स को हम ध्यान देंगे। जो 400 नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं उनको ज्यादा ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, 344 ही है। अरे भाई तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो, 344 है, 347 है, बी से कम ही है। ठीक है, सी इज लेस देन बी। एक बात क्लियर है, अब उसको 344 मिले चाहे 347 मिले, टॉप तो बी नहीं किया है। ठीक है, हाँ बस एक चीज ये ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे अगर 455 है, तो अगर ये 400 नहीं क्रॉस कर रहा है तो उसको कितने मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना है इसको जोड़ने में। ठीक है,
ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। चलो अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आना जल्दी से। जरा स्क्रीन भी साफ कर दूं। चलो चौथा सवाल। चौथा सवाल, इफ द मिनिमम पास परसेंटेज इज 50 इन ईच सब्जेक्ट। अच्छा, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे बच्चों? मैक्सिमम मार्क्स थे 200, याद है? मैक्सिमम मार्क्स 200 थे, 200 में सबको मिले थे। ठीक है, अगर पासिंग मार्क्स 50% है तो पासिंग मार्क्स एक्चुअली हैं कितने? पासिंग मार्क्स 100 है। ठीक है, मतलब अगर किसी बच्चे को किसी भी विषय में 100 से कम मिले हैं तो बच्चा क्या है? फेल है। ठीक है, तो यही सवाल में पूछ रहा है कि अगर मिनिमम पास परसेंटेज इज 50 इन ईच सब्जेक्ट टू बी डिक्लेयर्ड पास इन एन एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन, हाउ मेनी ऑफ देम फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक विषय में न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत 50 है तो इनमें से कितने परीक्षा में असफल रहे? हमें पता है कि 100 से कम पे फेल है, तो हमें बस इतना देखना है किसको किसको 100 से कम नंबर मिले, भले ही एक ही सब्जेक्ट में मिले, लेकिन किसको किसको 100 से कम नंबर मिले। फटाफट से डेटा देखते हैं। ठीक है, ए को देखो, ए फेल हो गया। ठीक है, ए फेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे सी फेल हो गया। ठीक है, बच्चे डी भी फेल हुआ है, जिसने भी ए और सी बोला है बच्चे डी भी फेल हुआ है। ठीक है, तो 3 बच्चे फेल हुए हैं, ए सी और डी। ठीक है, ए सी और डी फेल हो गए हैं। ठीक है, जल्दी से 2 मिनट का समय है, आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, हु अमंग देम सिक्योर्ड हाईएस्ट टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स। इनमें से किसने, मतलब ए बी सी डी ई में से किसने उच्चतम प्रतिशत हासिल किया है? प्रतिशत निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, एक चीज ध्यान देने वाली बात होती है, जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिले होंगे उसी को सबसे ज्यादा परसेंटेज भी मिले होंगे। ठीक है, तो परसेंटेज नहीं निकालना, हमें सिर्फ टोटल निकाल देना है किसको मिले। ठीक है, 1 मिनट से भी कम समय है, आप लोग टोटल करिए। आप लोग टोटल करिए और इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर दीजिए। हम लोग मिलेंगे रिजर्व स्लॉट में। देखिए, हम लोग आखिरी सवाल डिस्कस कर रहे थे और आखिरी सवाल में उसने पूछा था कि किसने सबसे ज्यादा टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, तो परसेंटेज हमें नहीं निकालना होता। ठीक है, एक बात यहाँ पे ये बतानी थी कि परसेंटेज नहीं निकालना जरूरी होता है। ऑब्वियस सी बात है, जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिले होंगे, ठीक है, वही सबसे ज्यादा परसेंटेज भी पाया होगा। ठीक है, तो हम बस ये देख लें कि किसको सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं। ठीक है, और परसेंटेज जो भी मिले हैं वो बाद में देखा जाएगा, उससे हमें लेना देना नहीं। ठीक है, तो हमने टोटल किया, ए का अगर हमने टोटल किया तो 645 आया, बी का 660 आया, सी का 542 आया, डी का 634 आया और ई का 663 आया। ठीक है, फिर पांचों को जब कंपेयर किया तो हमने ये पाया कि ई को सबसे ज्यादा अंक मिले हैं, तो जाहिर सी बात है परसेंटेज भी सबसे ज्यादा किसका होगा? ई का होगा। तो इसका आंसर क्या है? ई है। ठीक है, मैं आप लोग को एक बात और बता रहा हूं, तब तक आप लोग चैट में ये मेंशन कर दीजिए कि पांचों में से किसी सवाल में डाउट है या नहीं। ठीक है, तो बताना ये है कि आपको जब भी इस तरीके का सवाल मिले, जो पांचवा वाला है, ठीक है, टेबल वाली जो डीआई होती है, जो टेबलर आपकी डीआई होती है, उसमें एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन इस डीआई में ये वाला, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको या साधारण भाषा में कहें, एक क्वेश्चन टेबुलर डीआई में या हाई डीआई में एक क्वेश्चन आपका समय खराब करने के लिए डाला जाता है, जिसमें आपका समय वेस्ट हो। ठीक है, इन पांचों में से ये ऐसा ही सवाल था, क्योंकि आपको पांचों बच्चों के सब्जेक्ट के नंबर जोड़ने थे, पांचों सब विषय के। ठीक है, पांचों बच्चों के पांचों विषय के नंबर आपको जोड़ने थे। ठीक है, जिसको जोड़ने में समय जाता है। ठीक है, तो हम लोग जब बच्चों को बताते हैं या सिखाते हैं तो हमेशा कहते हैं कि जब भी इस तरीके के एक क्वेश्चन पक्का होगा, एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको डेफिनेटली हर डीआई में मिलेगा जो आपका समय बर्बाद करेगा, तो हम लोग बच्चों को यही समझाते हैं कि इस टाइप का एक ये क्वेश्चन छोड़ दिया करो। ठीक है, उस समय छोड़ दिया करो,
आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इसको जोड़ने में, ठीक है, क्योंकि अभी तो चलो 5 ही सब्जेक्ट थे, कभी कभी 7 से 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, वहां पे जोड़ने में बहुत समय चला जाता है। 2 मिनट 3 मिनट एक सवाल में देने से अच्छा तुम जब आगे जाओगे, आगे तुमको कई ऐसे सवाल मिलेंगे जहां तुम 2 से 3 मिनट में 6 से 7 सवाल बना दोगे, ठीक है। तो हम लोग यही सलाह देते हैं कि उस समय ये इस तरीके के सवाल छोड़ दो, ठीक है। ये सवाल तब रखो जब आपके पास करने के लिए कुछ ना बचे और आपके पास समय बचा हुआ है, तब आप ये सवाल टच करें। या आपको कोई भी सवाल नहीं आ रहा है, तब आप इस सवाल को टच करें, ठीक है, वरना ये सवाल छोड़ दें। आप लोग के केस में आप लोग के पास समय रहेगा, ठीक है, तो आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले। लेकिन अगर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप ही लोग बैठे होंगे, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि समय है या नहीं। अगर लग रहा है कि समय कम है और उसमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन है जिसमें समय चला जाएगा और वो समय में हम 2-3 सवाल कर सकते हैं, तो प्लीज 2-3 सवाल पर ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक ही नंबर पाएंगे, वहां 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक निकाल ले जाओगे उतने ही समय में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी होती है, एग्जाम के टाइम काम आती है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो नंबर घटाती बढ़ाती हैं। और एक क्वेश्चन आपको गारंटी मिलता है डीआई में समय खराब करने के लिए, ठीक है। क्लियर है? आगे चले, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, तो हम लोग अगली डीआई पे चलते हैं, और अगली डीआई में आप लोग पहले बनाएंगे, उसके बाद में सवाल बनाना शुरू करूंगा, ठीक है। जब आप लोग कह देंगे कि सर नहीं आया, तो ये रही आपकी अगली डीआई। पहले आप लोग डीआई देख लीजिए, जो आपका डेटा दिया है उसको पहले देख लीजिए, और उसके बाद हम आते हैं सवालों पर। निम्न तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। ये चीज बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है, हर डीआई की। क्या कह रहा है आपसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस स्कूल प्लेइंग वेरियस गेम्स, ठीक है, मतलब हर स्कूल के, मतलब अलग अलग ABCD की 5 स्कूल हैं और उनमें अलग अलग स्टूडेंट्स हैं और वो अलग अलग गेम्स खेलते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन स्टूडेंट प्ले वन गेम ओनली, ठीक है, एक स्टूडेंट एक ही गेम खेलता है। क्लियर है? आपने रफली डेटा देख भी लिया होगा। आते हैं सवालों पे, ठीक है। तो पहला सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम ऑल स्कूल्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग टेनिस फ्रॉम ऑल स्कूल्स। सभी स्कूलों से फुटबॉल खेलने वाले कुल छात्रों और सभी स्कूलों से टेनिस खेलने वाले कुल छात्रों के बीच अंतर क्या है? सवाल क्लियर है? मैं डीआई पे वापस जाऊं, आप लोग सॉल्व करिए। आप लोग जब बना लेंगे तब मैं इसको सॉल्व करूंगा। आपसे क्या कह रहा था क्वेश्चन में? आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि सभी स्कूलों से फुटबॉल खेलने वाले छात्रों और सभी स्कूलों से टेनिस खेलने वाले कुल छात्रों के बीच का अंतर क्या है। पहले तो हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब सबके आंसर सही आने लगे, ठीक है। हमें पहले फुटबॉल के जोड़ने हैं, ठीक है। अब देखो तेज कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो रफली, इसीलिए कहते हैं रफली डेटा देख लिया जाता है। यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 250 है, ठीक है। 250 250 500, ठीक है। इधर 25 75 100 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 125 175 300 300 और 500 800 800 और 100 900, ठीक है। ऐसे जल्दी से जोड़ा जाता है। मैंने बोलने में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। हमने 250 250 500, ठीक है, और इधर से 300 मिला, 500 300 800 और एक 900, ठीक है। क्लियर है? और टेनिस की बात करें, इधर से मुझे 300 मिल गया, ठीक है, इधर से मुझे 300 मिल गया, ठीक है, इधर से मुझे मिल गया 280, 300 और 280 मतलब 580, 580 और 100 680, और 680 और 65, ठीक है, 680 और 65 मुझे कितना मिल जाएगा? 745, ठीक है, 745, ठीक है। 900 में से 745 घटा दोगे तो आपका 55 और 100 155, कुल अंतर है 155 का, ठीक है। ये होता है थोड़ा जल्दी करने का तरीका। ये सब चीजें दिमाग में होनी चाहिए। अगर बहुत ही उबड़ खाबड़ डेटा नहीं है, बहुत ही सिमेट्रिक, मतलब एक जैसा डेटा है, जैसे 250 250 एक जैसा है,
ठीक है, हमें पता है 125 और 175 मिलके 300 दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके के कैलकुलेशन बच्चे दिमाग में होने चाहिए, और इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग को घिसना पड़ेगा, तो घिसिए। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन दिमाग में बननी चाहिए। क्लियर है? चलो, पहला क्वेश्चन हो गया। आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, विच स्कूल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, किस स्कूल में अधिकतम खिलाड़ी हैं। ठीक है, मैं डेटा दिखा रहा हूं, आप लोग डेटा देखिए और प्रयास कीजिए इसको बनाने का। देखिए, आपसे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस स्कूल में सबसे अधिक खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको पांचों स्कूलों के स्टूडेंट्स को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे वर्टिकली आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ए बी सी डी और ई, पांचों को। ठीक है, जब पांचों को जोड़ा तो इधर से मिला मुझे 820, इधर से मिला मुझे 830, इधर से मुझे मिला 880, डी में है 700 स्टूडेंट और ई में है 905। तो पांचों का डेटा देखने के बाद एकदम क्लियर है कि ई में सबसे ज्यादा कितने, 905 बच्चे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बैडमिंटन फ्रॉम स्कूल ई इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बैडमिंटन फ्रॉम स्कूल बी। स्कूल ई से बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की संख्या स्कूल बी से बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, सवाल क्लियर है। हम लोग आते हैं डेटा पे, और आप लोग देखिए डेटा को और सवाल बना के मुझे सॉल्यूशन बताइए। आपसे सवाल में क्या कह रहा था कि स्कूल ई से बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की संख्या स्कूल बी से बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की कितना प्रतिशत है। तो देखो, मैं स्कूल भूल गया, ई और बी, मतलब बी नीचे रहेगा। बैडमिंटन ये रहा, ई से खेल रहे हैं 65। ठीक है, ई से बैडमिंटन खेलने वाले बी से बैडमिंटन खेलने वालों का कितना प्रतिशत है। बी से 130 खेल रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से मैं गुणा कर दूंगा। ठीक है, ये दो बार में कट जाएगा और आंसर मेरा क्या आएगा, 50%। ठीक है, हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे जल्दी से आते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, पहले जरा मैं स्लाइड को साफ कर दूं। और कहाँ तक हो गया, तीसरे तक हो गया। चौथा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम स्कूल सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे आ गया कि एक अकेले स्कूल सी को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से कंपेयर करा दिया। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम स्कूल सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम ऑल स्कूल्स। स्कूल सी से क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या सभी स्कूलों से क्रिकेट खेलने वाले कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, सवाल क्लियर है। और हम आते हैं वापस से डेटा पे। ये रहा हमारा डेटा, जल्दी से बनाइए और आंसर दीजिए। देखिए, आप लोगों से क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि स्कूल सी से क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या सभी स्कूलों से क्रिकेट खेलने वाले कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। अच्छा, सी क्रिकेट यहाँ पे है। ठीक है, सी में 250 बच्चे खेल रहे हैं सी से। ठीक है, और कुल छात्रों का कितना प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन होता है कि सी को ले या ना ले। कुल छात्र में सी भी आ जाएंगे। ठीक है, कुल की बात, टोटल की बात हो रही है ना, तो टोटल तो सी को मिला के ही होगा, तो सी को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब फिर से जोड़ने का तरीका देखो, 250, 150, 400 इधर मिला, 200, 200, 400 इधर मिला, 400, 400, 800, 800 और 230 मतलब 1030। ठीक है, टोटल ये हो गया, गुणे 100, परसेंटेज का साइन लगाने के लिए। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, मुझे मिला क्या, 2500 बटे 103%। ठीक है, 2500 बटे 103%। क्लियर है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 24.27%। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। बच्चों के आंसर भी आ गए थे, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का।
फाइंड द इज नहीं होगा, सॉरी, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेलने वाले छात्रों की औसत संख्या ज्ञात करें। ये रहा आपका डेटा, क्वेश्चन आपने देख लिया है, ठीक है, ये रहा आपका डेटा, जल्दी से आंसर आना चाहिए 1 मिनट के अंदर। तो आपसे आखिरी सवाल में कह रहा है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग टेनिस, मतलब टेनिस जहाँ पे ये खेल रहे हैं ये जो बच्चे हैं, ठीक है, इनका टोटल करके मुझे 5 से डिवाइड कर देना, ठीक है। फिर वही बात है, कैसे जल्दी जोड़ा जाए, फिर पता है इधर से मुझे 300 मिल जाएगा, 300 प्लस 150, 450, 450 और 30, 480 और 100, 580, 580 और 100, 680, 680 और 65, 745। ये कैलकुलेशन बहुत जल्दी होना चाहिए, लेकिन जल्दी का ये मतलब नहीं कि गलत कर दो, ठीक है, 10-20 सेकंड और ले लो, लेकिन सही कर लेना भैया। और 5 स्कूल है तो 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा, इसको जब करोगे सॉल्व तो 14 पंजे 70, 4 बचा और 5 नवैया 45, ठीक है। तो इसका आंसर आपका लास्ट वाले का कितना है कि एवरेज मेरा है 149 बच्चे औसतन टेनिस खेलते हैं, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा, बच्चों ने आंसर दे भी दिए थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आज पहली क्लास थी, ठीक है, आप लोगों ने देखा कि डीआई क्या होती है, किस किस तरीके से आपको डेटा दिया जा सकता है, और टेबल फॉर्म के, टेबल डीआई के हमने कुछ क्वेश्चन किए, 5, 10, 11 क्वेश्चन करीब किए, ठीक है। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, टेबल डीआई समझ में आई होगी, टेबुलर डीआई, और आज का सेशन भी पसंद आया होगा, और आज का सेशन मैं यही एंड कर रहा हूँ, और आप लोगों को कुछ ही देर में इस वीडियो का, इस क्लास का लिंक मिल जाएगा यूट्यूब का, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन।